चलिए, तो आइए आज डाउट सेशन लेते हैं आप लोगों का बढ़िया तरीके से, और सोच समझ के। और डाउट सेशन बहुत हेल्प करते हैं हमारे एग्जाम में भी, तो एक दूसरे के डाउट सेशन को हम अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है ना, अश्विन मैम के क्वेश्चन है, तो इन्होंने पूछा हुआ है कि सर ये क्वेश्चन जो हैं ये आप मुझे बता देंगे। जैसे कि लिखा है, जय हिंद सर, आई वांट टू आस्क यू हाउ वी कैन दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिट्यूड इन ज्योग्राफी, मतलब हम कैसे इनको। तो जरा एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो, ये ट्राई करिएगा। जो आपको दिख रहा है पहला, क्या आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जो जो नहीं कर पा रहा है मुझे बता दीजिए, सर नहीं हो रहा है। सर फर्स्ट वाला तो नहीं है, और ये सर जो सेकंड वाला है इसमें लोकल टाइम हमारे इंडिया का बताना है। एब्सोल्युटली, पहले पहले फर्स्ट वाले में आओ, फर्स्ट वाला बताओ। सब सेकंड वाले में थोड़ी। सेकंड होता है। चलिए, पहले वर्षा जी तो कह रही नहीं आइडिया, बाकी को। गौरी जी, यू हैव एनी आइडिया फॉर दिस? गौरी जी, आप मुझे वर्ष क्या, किरण नाम आपको आइडिया है? नो सर, सर मुझे वर्ड ही समझ नहीं आ रहे, बिटवीन कायू एंड डबन। चलो कोई नहीं, और क्या नाम है, पूनम जी? पूनम जी है ना लाइन पे? हाँ सर, लाइन पे चलो, हूँ, मतलब क्वेश्चन नहीं क्लियर है मुझे। चलो देखो, वैसे ये क्वेश्चन ना एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है कभी कि सिविल्स में क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भी चलो इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, एक बार याद रखना, जैसे अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं, रुको स्पेस है मेरे पास, हाँ स्पेस है। लैटिट्यूड की बात करूं तो आप अच्छी तरह जानते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड होता है। गौरी जी, लैटिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? आइडिया गौरी जी, लैटिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? किरण मैम क्या कहते हैं? वर्षा जी क्या कहते हैं? सर अक्षांश। अक्षांश, ठीक है। और लॉन्जिट्यूड को क्या कहते हैं? देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर की बात हम करेंगे। अब देखो, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है, जब मैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की बात करता हूं, इसमें सिमिलैरिटी अगर एक में निकालूं तो क्या निकल के आता है? दोनों ही इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन्स हैं ये, ठीक है। और एक डिसिमिलैरिटी में निकालूं, डिसिमिलैरिटी अगर मैं निकालता हूं तो मुझे क्या दिखता है कि जो बीच का स्पेस है, जो स्पेस होता है बीच में, वहां पर क्या दिखता है मुझे? लैटिट्यूड में तो वो कांस्टेंट दिखता है, और लॉन्जिट्यूड में वो कांस्टेंट नहीं दिखता है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे ये आपकी पृथ्वी है, और ये जो मैं लैटिट्यूड बनाता हूं, ऐसे मैंने बनाया लैटिट्यूड, तो अगर ये लैटिट्यूड ए बी सी है मान लेते हैं, तो ए और बी के बीच जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल वही होगी जो बी और सी के बीच होगी। इसलिए मैंने कहा इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, जो हमारे 1 डिग्री के बीच का जो गैप होता है वो कितने किलोमीटर का होता है, ये आपसे पूछा जाता है। 1 डिग्री का जो गैप होता है वो कितना होता है? वो होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? जी सर। तो यहां से क्या प्रूफ किया मैंने? ये 0 है और ये 90 है, तो हर डिग्री के बीच में कितना गैप आ रहा है? 1 1। 1 से 2 के बीच कितना गैप है? 111। 2 से 3 के बीच गैप कितना है? 111। 3 से 4 के बीच कितना गैप है? 111। तो ऐसे करते करते आप ये किलोमीटर निकाल सकते हैं। यस और नो? एग्री करते हैं मेरी बात से? यस सर। ठीक हो गया भैया, ये समझ में आ गया। अब देखो, ये तो समझ में आया, पर लॉन्जिट्यूड के केस में क्या होता है? लॉन्जिट्यूड जो है आपका वो कुछ इस तरह का होता है। आप जानते ही हैं, क्योंकि हमारे अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, तो इस वजह से क्या होता है, हमारे लॉन्जिट्यूड कुछ इस तरह के बन जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वो कहां पर होते हैं? इक्वेटर पे।
लॉन्जिट्यूड का मैक्सिमम गैप कहाँ होता है? इक्वेटर में, ठीक है। तो इक्वेटर में जो होते हैं इसको 0 डिग्री मान लो, तो 0 डिग्री में इनके बीच जो गैप होता है वो 111 किलोमीटर होता है, ठीक है, मैक्सिमम इतना होता है। पर जितना आप ऊपर जाते रहोगे ये गैप कम होता रहता है, और 90 डिग्री में ये गैप क्या हो जाएगा? 0। 90 डिग्री में ये गैप कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लॉन्जिट्यूड में क्या होता है, एक प्रॉब्लम हमें निकल के आती है कि ये फिक्स नहीं होता है। तो हमने क्या थ्योरी निकाली? हमने ये थ्योरी निकाली कि जब मैं लैटिट्यूड की बात करूंगा, अक्षांश की बात करूंगा, तो हर डिग्री के बीच गैप कितना है? 111 किलोमीटर्स। पर वहीं पर लॉन्जिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड यानी कि देशांतर जो है उसमें बीच का गैप कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं। तो इसीलिए डोंट वरी, आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हाँ, लैटिट्यूड में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसमें आंसर ये आएगा। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कहां गया? क्वेश्चन पूछा गया आपका, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन द स्ट्रेट लाइन बिटवीन कैरो, कैरो आप जानते हैं इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। लैट और देखो लैटिट्यूड में मेरा क्या होता है? लैटिट्यूड में मेरा ईस्ट वेस्ट नहीं होता, लैटिट्यूड में क्या होता है? नॉर्थ और साउथ। तो हमने क्या करना है? नॉर्थ को पकड़ लेना है, ये नॉर्थ है, और दरबन का पूछा है, इसका मैंने साउथ पकड़ लेना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपसे पूछा जा रहा है 29 डिग्री 57 डिग्री साउथ, तो ये लगभग कितना हो गया मेरा? 59 डिग्री 57 मिनट। ये सुनो, टोटल इनके बीच डिस्टेंस कितनी है? क्योंकि बीच में 0 डिग्री पड़ेगा, तो ये टोटल इनके बीच का डिफरेंस क्या मैं निकाल सकता हूं? 59 डिग्री 57 मिनट। मैंने दोनों को ऐड कर दिया। सबको समझ में आ गया? यस। सबको क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए, किरण जी, बाकी लोगों को, सबको। सर एंड का फिर से बताना। क्या कहा आपने? एक एक करके क्या बोला? किरण जी आपने कुछ बोला? यस सर, मैंने कहा सर एंड का फिर से बताना सर, जो आपने 30 डिग्री नॉर्थ और 29 हाँ, डिग्री। ये देखो ना, कैरो का हमें दे रखा है गिवन, लैटिट्यूड गिवन है, और दरबन का भी हमें लैटिट्यूड गिवन है, क्योंकि लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ और साउथ में होता है। मानती हो ये बात? यस सर। और मैंने ये भी बताया था लैटिट्यूड में एक अच्छी बात है कि लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं, तो एक हर डिग्री के बीच में कितने किलोमीटर का डिफरेंस है? 111। तो यहां पर इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो आप। ये 30 डिग्री नॉर्थ है, इतने ऊपर है ये, और एक नीचे है बहुत ज्यादा, 29 डिग्री 57 साउथ। तो इनका बीच का अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो बीच में 0 डिग्री है, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे 29.57। मानती हो ये बात? ये लाइन यस निकल आएगी ना, तो कितना हो गया? 59.57। तो मोटा मोटा या तो आप 60 कर लो, इसको कितना कर लो? मोटा मोटा हम 60 अप्रॉक्स 60 कर सकते हैं। तो 60 हर डिग्री में 111 है, तो 60 को मैं किससे इंटू करूंगा? तो कितना आ गया आंसर? तो इस तरह से आपने देखा होगा जो हमारा एविएशन इंडस्ट्री काम करती है ना, एविएशन कितने किलोमीटर दूर है, इस तरह से वो आइडिया लगाते हैं, ठीक है। इसमें और भी चीजें होती हैं, पर रफली आइडिया हमें मिल जाता है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, ठीक है, और हमें ऐसे ट्रैवल करना है। तो इसका मोटा मोटा आंसर कितना होगा? अप्रॉक्स कितना होगा? 6660 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 6660 किलोमीटर। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, हमें किसी भी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो हम उसमें स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये सुनो, स्ट्रेट एकदम। ये थोड़ा मेरा ड्राइंग करते समय टिल्ट हो गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होगी दो पॉइंट के बीच, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। मानते हो ये बात? किसी भी दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। दोनों के बीच क्या होगी? मानते हैं ये बात? तो इसीलिए इसका जो आंसर है, कभी भी आपको ऐसा कंडीशन गिवन हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है? लैटिट्यूड को पकड़ लेना है और उसका आंसर निकाल लेना है। अब मुझे एक बार बता दीजिए, सबको क्लियर है? तो यहां से हमने क्या सीखा? हमने दो चीजें सीखी, लैटिट्यूड में कितना डिफरेंस है, और लॉन्जिट्यूड में डिस्टेंस सिर्फ इक्वेटर में हमें इतना दिखाई देता है। अब जितना भी टूवर्ड्स पोल जाएंगे तो ये डिक्रीज होता रहेगा। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? यस सर। चलिए, गौरी जी समझ में आया? यस सर। वर्षा जी, पूनम जी, Yes. चलो किरण मैम। अब आप जो सेकंड वाला, तो मैंने आप लोगों को कितनी बार पढ़ा रखा है, एक बार जरा सेकंड वाला अटेम्प्ट करो। ग्रीनविच आप जानते हैं, ग्रीनविच जीएमटी क्या होता है? कौन से लॉन्जिट्यूड में है? जीएमटी का लॉन्जिट्यूड क्या है, कौन बताएगा? 0।
0 डिग्री। तो देख लो 0 डिग्री में टाइम क्या हो रहा है 2 PM, और आपने अपना लोकल टाइम निकालना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने लॉन्जिट्यूड में है? 82.5 निकालो जरा, टाइम निकालो क्या हो रहा होगा। सर 7:30 बजे 7:30 पूरा बताओ, AM PM। सर PM। चलो एक आंसर आ गया हमारे पास 7:30 PM। बाकी लोग भी निकालो, क्रॉस चेक करो। सर 7:30 PM ही। चलो एक क्रॉस और चेक कर लो, देखो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने निकाल ली। जैसे ग्रीनविच आपको पता है, हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था, याद करिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। 4 मिनट। ये हमने निकाल रखा है अच्छी तरह, राइट। तो आपने देखा कि भैया 0 डिग्री पे यानी कि 82.5, पूरा डिफरेंस इतना है ना, क्योंकि 0 डिग्री दे रखा है और 82.5 डिग्री हमें पता, और मैंने कहा था आपको ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए, तो हमें 82.5 डिग्री ईस्ट है वेस्ट है? ईस्ट। ईस्ट। तो ईस्ट में हमेशा टाइम पहले आता है, ठीक है। तो अगर इतना तो श्योर है यहाँ पर 2 PM हो रहा होगा, तो वहां पर 2 PM से ज्यादा हो रहा होगा, 3 4 5 6, हमारे माइंड ने इसको कैलकुलेट कर लिया ना कि टाइम ज्यादा ही हो रहा होगा। अब आइए 82.5 को आप किससे इंटू कर लोगे? 4 से। 4 से, ठीक है। तो 80 इंटू 4 प्लस 2.5 इंटू 4, ठीक है। आपका जो मेथड आप अपने 8 4 32, 320 मिनट ये हो गए, प्लस 2.5 इंटू 4 कितना होता है? 10। 10 हो गया ना, टोटल कितना हो गया? 330 मिनट। तो ये कितना हो गया टोटल? 6.5 घंटा हुआ, नहीं हुआ? मानते हैं ये बात, यही आ रहा था आप लोग का 6.5 घंटा। तो यहाँ पर 2 बज रहा है, नहीं सॉरी 5.5 घंटा, 6 5 30, 5.5 घंटा आ रहा होगा, इतना ही आ रहा ना? ये सर 5.5 5.5 घंटा। घंटा आ रहा होगा। तो यहाँ पर देख लो 2 यहाँ बज रहा, तो टाइम टाइम क्या हो रहा? 7:30, और ऑब्वियसली टाइम आगे होगा 3। तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है सबका, ठीक है, गुड। तो यहाँ से हमारे अश्विन मैम की जो क्वेरी थी वो हमने सॉल्व करी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ अश्विन मैम जब रिकॉर्डिंग में सुन रही होंगी तो बिल्कुल क्लियर होगा। अश्विन मैम अगर आप सुनेंगे तो अगर कोई दिक्कत होगी मुझसे दोबारा पूछ सकती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा है उन्होंने, आई गेस ये वाला पूछा उन्होंने, बी वाला। देखो क्या है, व्हेन इट इज नून, यानी कि नून मतलब क्या होता है? 12 AM PM। PM। कायरो में हो रहा है, तो न्यूयॉर्क में क्या हो रहा होगा? न्यूयॉर्क का टाइम दिया है 75 डिग्री वेस्ट, वहां पर 5 AM। अच्छा ये तो पहले दे रखा है, इसको वेरीफाई करना है ये सही है नहीं करके ना। एक बार चेक करो जरा, ये सही है स्टेटमेंट या गलत है, चेक करो। आंसर आ जाए तो मुझे बता देना। क्या होगा, इस टफ लग रहा है क्या? सर कर रही हूँ, कर रहे हैं। करो, आसानी तो है। 30 डिग्री ईस्ट भी दिया हुआ है, 75 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना हो गया इसका? 105 डिग्री का हो गया है ना। 30 प्लस 75, 7 5 105 डिग्री हो गया, इंटू 4 कर वो दो, ठीक है सर, ठीक है, ये 5 AM। है ना। 4 420, और देख 6 4 24, 6 5 36 36 7 42, 7 घंटा, 7 आवर आ गया ना। और ये हो गया, क्या कह रहा है ये, नून कह रहा 12 PM, और इधर को जाओगे तो उससे 7 माइनस कर दो तो 12 7 आ तो गया, 5 7 12। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 AM होगा, ठीक है ना, क्योंकि कितना घंटा, कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा? 7 आवर्स का।
है ना, 7 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, पर याद रखिए वेस्ट की तरफ है तो हम पीछे जाएंगे, तो नून हुआ है, 12 PM हुआ है, तो हम पीछे जाएंगे इसमें 7 घंटा, तो हम कहां पहुंचेंगे, 5 AM। AM। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। आई गेस अश्विन मैम यही पूछना चाह रही थी। ठीक है, आइए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण जी का। ठीक है, अच्छा ये जो आपने ये मुद्दा उठाया, ये बीच में क्या होता है ना किरण जी की, इसका एक बैकग्राउंड है। ठीक है, इसका Yes, sir. बैकग्राउंड क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पहले बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा, पर बैकग्राउंड में बाद में जाते हैं बैकग्राउंड में पहले बाद में जाते हैं, पहले करंट समझ लेते हैं ये क्यों न्यूज में था। ये न्यूज में क्या था कि आई गेस तमिलनाडु था, तमिलनाडु ने एक पिटीशन फाइल करी थी, जिसमें आपको पता ही है कि जहां पर आपको पता है कि राज्य कोई भी बिल लाता है तो उसमें एसेंट करने का अधिकार किसके पास होता है, गवर्नर के पास। मानती हैं बात? Yes, sir. और गवर्नर के पास एक अधिकार भी होता है, वो गवर्नर रिजर्व कर देता है बिल को, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। Yes, sir. तो ऐसे ही इसमें पता होगा आपको, जब एसेंट की बात, हम प्रेसिडेंट के एसेंट की बात करते हैं, जो आर्टिकल किस में आती है, कौन बताएगा, प्रेसिडेंट के एसेंट कौन से आर्टिकल में आता है, राष्ट्रपति जो साइन करता है, अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल, देखो आज कितना मैच हो गया। 111 जब आप पढ़ते हैं आर्टिकल, वो होता है वीटो पावर, होती है ना, एसेंट करने वाली बातें राष्ट्रपति की लिखी रहती है। और यहीं पर हमने आज देखा एक लैटिट्यूड के बीच में कितने किलोमीटर का डिफरेंस है, 111। वाह क्या कोइंसिडेंट, देखिए क्या कोइंसिडेंट हो गया, ये अब हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें पॉकेट वीटो भी आपने सुना होगा, राष्ट्रपति कहां रख लेते हैं, अपने पॉकेट में। ये आप आगे पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल इतना याद रखना कि प्रॉब्लम क्या थी, कि जो बिल पास हो जाता है जिसमें लास्ट हस्ताक्षर, चाहे वो राज्य का बिल है, राज्य में गवर्नर के पास पावर होती है, और सेंटर में किसके पास होती है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास। अब ये लोग अगर उस बिल को पॉकेट में रख लेते हैं या रोक देते हैं, तो उसमें कोई लिमिट तय नहीं है, संविधान ने कोई लिमिट की बात करी नहीं है। तो कभी कभी देखा जाता है इसका मिसयूज हो जाता है, कि बिल बार बार पास किया गया है पर ये लोग उस बिल को रोक देते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर हस्ताक्षर नहीं करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये मुद्दा जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के पास ये पहुंच गया था, कोर्ट के पास पहुंच गया था। तो उन्होंने क्या करा, इसमें कह दिया कि इसमें लिमिटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर 10 दिन के अंदर इन्होंने इसमें साइन कर देने चाहिए, अगर दोबारा से बिल आ जाता है। वो पॉकेट वीटो भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कितना मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा, 10। तो इस तरह का एक विवाद हुआ, तो इसमें क्या हुआ, फिर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया। आर्टिकल 143 क्या होता है, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, वो किसी भी मुद्दे पे क्या मांगते हैं, एक एडवाइस मांगते हैं, किससे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। मानते हैं ना ये बात? तो Yes, sir. प्रेसिडेंट साहब ने ये वाला मुद्दा एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा दिया दोबारा से, कि आपने जो ये फैसला दिया है, क्या आप ये फैसला दे सकते हैं, क्या आप एक जुडिशरी इस लेवल पे एक लेजिस्लेटिव को कंट्रोल कर सकती है ना, एक लेजिस्लेटिव को कंट्रोल कर सकती है। तो इस तरह का मुद्दा ये चला गया कहां, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। प्रेसिडेंट ने 143 का इस्तेमाल किया है। Excuse अब me, ये, sir. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ये पॉकेट वीटो जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 10 डेज की इस पे लिमिटेशन लगा देंगे, तो सर और प्रेसिडेंट ने उनको क्या कहते हैं जुडिशियल आर्टिकल 143 का यूज किया, तो सर इसमें ऐसे नहीं होता कि जो प्रेसिडेंट है वो जो क्या कहते हैं कैबिनेट है उसकी एड एंड एडवाइस पे ही काम कर सकता है, तो सर प्रेसिडेंट ने इसे कैसे भेज दिया? देखो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने एसेंट जो है ना, जब प्रेसिडेंट एसेंट लगाते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट एसेंट में उनका एक डिस्क्रिशनरी चलता है। यहां पर प्रेसिडेंट के पास थोड़ी सी क्या होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अब कहने का मेरा मतलब है आर्टिकल 11 को आप आर्टिकल 74 के साथ नहीं पढ़ेंगे। क्या मैं समझा पाया, क्लियर हुआ सर सब? आर्टिकल 143 को भी नहीं पढ़ेंगे? रुको रुको मैं आ रहा हूं, उसमें आ रहा हूं। पहले ये चीज समझ में आ गई आपको, यस और नो? क्योंकि अगर सोचो खुद, अगर लॉजिकली सोचोगी, अगर आर्टिकल 74 को मैं ज्वाइन कर दूंगा आर्टिकल 111 के साथ, तो आप सोचो फिर आर्टिकल 111 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 111 इसलिए डाल रखा कि राष्ट्रपति यहां पर अपने विवेक, अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके किसी बिल को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बिल पास हो गया, वो राष्ट्रपति हैं तो उनको पता है उनकी जिम्मेदारियां क्या है, तो उनको भी पावर दे रखी है कि वो किसी बिल को रोक सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे अलग अलग तरह के बिल होते हैं, जैसे एक एक होता है ऑर्डिनरी बिल, उसमें राष्ट्रपति अपने सारे वीटो लगा लेते हैं, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। पर वैसे ही होता है एक मनी बिल। मनी बिल में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास सारी वीटो पावर नहीं होती है, मानती हो ये बात? और मनी बिल जब भी लाया जाता है, पहले प्री प्री कंसल्टेशन ऑफ राष्ट्रपति लाया जाता है इसको। तो अलग अलग बिल के लिए अलग अलग आपके क्या होते हैं, वीटो पावर होती है। वीटो का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, रोकना किसी चीज को। तो कभी हो सकता है कोई ऐसा बिल आ रहा है जो हमारे राष्ट्रपति को ठीक नहीं लग रहा है, तो वहां पर क्या होता है, आर्टिकल 111 को आप 74 के साथ नहीं पढ़ोगी। क्या मैं समझा पाया? यस ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये चीज समझ में आ गई कि प्लीज आर्टिकल 111 को आप किसके साथ नहीं पढ़ेंगे? चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्या है, ये मुद्दा चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, पर आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे बैकग्राउंड, थोड़ा बैकग्राउंड जाना है। क्योंकि देखो, अगर ये मुद्दा विवादित है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, तो ये टेढ़ी खीर है ना यार। अगर मैं इसको इजीली समझा दूंगा तो समझ लो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हूं, सुप्रीम कोर्ट मुझसे परमिशन मांगेगा, करूं यार जरा एक काम करो, ये मैटर कितने सालों से फंसा हुआ है, तुम इसको सॉल्व करो। यानी कि अपने में ही ये विवाद क्या है, कॉम्प्लेक्स है। पकड़ पाए मेरा पॉइंट मैं क्या समझा रहा हूं? यस सर। तो अब हम बस इसको ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी जटिलता क्या है, वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो, आपने आर्टिकल 143 पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा। आइए जरा इसको समझते हैं 143 है क्या, फिर 143 को भी हम किसी के साथ पढ़ेंगे। पहले 143 को सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। 143 क्या बात करता है? वो कहता है कि भैया ऐसा है कि अगर बात क्वेश्चन ऑफ लॉ की होगी या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की होगी, ठीक है, अगर बात क्वेश्चन ऑफ लॉ की होगी या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की होगी, तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये एक एडवाइस लेंगे, किससे लेंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो एडवाइस देगी, वो एडवाइस किसको देगी? प्रेसिडेंट को। और ये एडवाइस प्रेसिडेंट में बाइंडिंग नहीं होगी, बाइंडिंग नहीं होगी। यहां तक सबको पता है ना, अच्छी तरह पता है ना? यस और नो? यस सर। पर देखो, ये इतना आसान नहीं है। ये चलो एक वनडे की तैयारी आप कर रहे हो तो ठीक है, चलेगा, पर आप लोगों के लेवल में ये नहीं चलेगा। ये अपने में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहले हमें समझना पड़ेगा, सर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। दूसरा, हमें समझना पड़ेगा क्या सुप्रीम कोर्ट एडवाइस को रोक सकता है? नहीं। अगर नहीं, तो वो जो राम जन्मभूमि वाला मुद्दा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया? 143 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति ने पूछा था कि बाबरी मस्जिद वाला क्या करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसमें हम कोई आंसर, आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि एक पॉलिटिकल एजेंडा है ये। तो हमारे पास एग्जाम्पल भी है कि प्रीवियसली हमने देखा है कि जब राम जन्मभूमि वाला मुद्दा था, तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एडवाइस देने को साफ मना कर दिया। तो ये भी हम समझेंगे। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी एडवाइस दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। अभी तक तो हमें ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो एडवाइस देगी, राइट? और बाइंडिंग जो है राष्ट्रपति पे वो नहीं होता है। पर हमें दो क्वेश्चन समझने हैं। पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को समझना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें समझना पड़ेगा, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा था, उसमें उन्होंने मना कर दिया था एडवाइस देने से। तो आइए पहले इनको समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा जो समझना है हमने, तो फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ वर्सेस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। देखो, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है वो एक तरह से आप समझ लो ये एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब एग्जांपल से बताऊंगा। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होता है वो कॉन्क्रीट होता है। सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको समझाने का। अब इसका क्या मतलब है? देखो, कॉन्क्रीट का मतलब होता है, जैसे मैंने सोचा है कि भैया है ना, लाइफ में मैं आगे चल के जब मैं अगर सक्सेसफुल हो गया तो मेरे कुछ आइडियाज हैं, वो मैंने सोचा मैंने मुझे लाइफ में करना है। तो अभी वो एब्स्ट्रैक्ट में है, वो उनका भी वास्तविकता में नहीं है, वो मेरे ख्यालों में है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और जो वास्तविकता में होते हैं उनको हम कॉन्क्रीट कहते हैं। क्या मैं समझा पाया? यस सर जैसे एब्स्ट्रैक्ट लिवियाथन एक राजा था ना, किसका था लिवियाथन राजा?
थॉमस हॉब्स। तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था ना, तो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट आप समझ गए। अब देखो क्या होता है